Good evening, everybody. Bache, in the previous class, we had finished up with force and laws of motion. In that class, and molecule. This is our next chapter that we'll be beginning up with. All right. Atoms and molecules. मैटर की जब हम बात करते हैं इन चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स ऑल्सो दैट चैप्टर हैज बीन डिलीटेड पर वो चैप्टर बच्चे हमने पढ़ लिया था इनिशियली। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में बच्चे हमने मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। ऑलराइट, कि मैटर में पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड होते हैं, उनके बीच में स्पेसेस है कि नहीं, उनके फिजिकल फॉर्म्स के बारे में पढ़ा। वी टॉक्ड अबाउट इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो जनरली उस चैप्टर में हमने उनके फिजिकल एस्पेक्ट्स को देखा। देन व्हेन वी टॉक्ड अबाउट देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स और हाउ दे आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज, तो बच्चे हमने इस मैटर अराउंड अस में उनकी क्लासिफिकेशंस पढ़ी, प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस। देन वी टॉक्ड अबाउट मिक्सचर्स पर्टिकुलरली। उसके अंदर बच्चे हमने क्या पढ़ा, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा, वी स्टडीड अबाउट सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस, कोलॉइड्स, उनके बारे में हमने पढ़ा। ऑलराइट, तो उस चैप्टर में हमने सेपरेशन, प्योरिटी वगैरह के बारे में पढ़ा था। अब अच्छा, चैप्टर नंबर 3 उसी अंडरस्टैंडिंग को फर्दर हम लेके जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जो मैटर के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अंदर हम सिंबल्स देखेंगे, हाउ वी यूज सिंबल्स, हाउ वी राइट केमिकल फॉर्मूलाज। फिर इस चैप्टर के एंड में बचे हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में भी सीखेंगे, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो दिस चैप्टर इन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स की जो प्रीलिमिनरी नॉलेज है वो गेन करने वाले हैं। ऑलराइट, तो बच्चे आई एम जस्ट गोइंग टू बिगिन अप विद द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। आई विल बी जस्ट यूजिंग योर एनसीईआरटी बुक फॉर दिस। इसके अंदर बच्चे बताया गया है कि जो मैटर हैज ऑलवेज बीन अ डिस्कशन, अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर वेरी फिलोसफर्स। तो बच्चे आर एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स एज वेल एज ग्रीक फिलोसफर्स, they have always wondered about the unknown and unseen form of matter. Okay, कि unknown और unseen form है matter का, वो कैसे है। So बच्चे, if you talk about the idea of divisibility of matter, this idea that matter can be divided, it was considered long back in India, and that was around 500 BC. And बच्चे, there was one you can say sage or Maharishi, Indian philosopher Maharishi Kannad, who postulated, उन्होंने क्या बोला, अगर हम मैटर को तोड़ते जाए, if we keep on dividing matter, पदार्थ, ultimately what we will get smaller and smaller particles. अब बच्चे, this is something जो हम logically भी सोचें, अगर हम whatever we know about matter, अगर आपके पास मैटर का कोई भी फॉर्म है, लेट्स से यू हैव वुड, उसको तोड़ते जाओ, अल्टीमेटली उसके छोटे छोटे पीसेस बनते जाएंगे। ऑलराइट, तो यही चीज महर्षि कन्नाड ने भी बोली, आप उसे तोड़ते जाओगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते जाएंगे, एंड अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आएगी व्हेन यू आर डिवाइडिंग द पार्टिकल्स, मैटर को तोड़ते जा रहे हो, एक स्टेज वहां ऐसी आएगी कि उस पार्टिकल को फिर आप फर्दर नहीं तोड़ पाओगे। तो उन्हें क्या नाम, परमाणु। दिस इज व्हाट वी नाउ एज एटम, जिसको आज हम एटम बोलते हैं। ही सेड, इफ यू कीप ऑन डिवाइडिंग द मैटर इनटू स्मॉलर पीसेस, पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स पीसेस में डिवाइड करते जाओ, तो एक टाइम ऐसा आएगा उसके बाद आप उसे फर्दर डिवाइड नहीं कर पाओगे। एंड फॉर दिस ही called them परमाणु। ऑलराइट, देन एक और इंडियन फिलोसफर्स थे बच्चे, पाकुदा कातियामा,
Pakuda Katayama, he said that these particles, परमाणु जिनको नाम दिया था, he said कि these particles normally exist in compounds and which give us various forms of matter. ये तो बचे हम ऑलरेडी कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंसेस के अंदर पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में भी. कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स. ऑलराइट, तो उससे आपको मैटर के अलग अलग फॉर्म्स मिलते हैं. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये जो छोटा पार्टिकल है परमाणु, इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एंड दिस वाज पोस्टुलेटेड बाय पाकुदा काटयामा. ऑलराइट, अब अजय इसी टाइम पीरियड में जब इंडिया में फिलोसफर्स रिसर्च कर रहे थे, अपने थॉट्स दे रहे थे, उसी टाइम में ग्रीस के 2 फिलोसफर्स थे. There were 2 Greek philosophers, Democritus and Leucippus. All right. तो बच्चे Democritus और Leucippus ने क्या सजेस्ट किया? They suggested if we keep on dividing matter, अगर हम मैटर डिवाइड करते जाएं, तो a stage will come when particles obtained cannot be divided further. Alright, सेम वही चीज जो महर्षि कर्नाड ने बोली, वो और ल्यूसिपस ने भी बोली. They were 2 Greek philosophers. अगर आप मैटर को तोड़ते जाओ, कैसा फर्दर नहीं. जी कैसे रखी है. ओके, तो बच्चे इफ यू talk about the smallest indivisible particle, जो Democritus और Leucippus है, that was termed as atom. Okay, it is the invisible particle. Indivisible particle, or you can say or smallest or building block of और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर. ठीक है. अब अच्छा, इफ यू टॉक अबाउट एटम का लिटरल मीनिंग अगर आप देखो, एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटोमोस. एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम एटोमोस. All right, बच्चे, what do we understand by the term atomos? It means it is indivisible. Atomos का मतलब क्या होता है? Atomos means something which is indivisible. आप नहीं तोड़ सकते, काट नहीं सकते. That is considered indivisible. All right. सो ग्रीक फिलोसफर्स जो डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस थे, उन्होंने जब ये टर्म दिया, सिमिलर थॉट प्रोसेस महर्षि कर्नाड का भी था और डेमोक्रिटस ल्यूसिपस के भी था. तो उन्होंने इस पार्टिकल को क्या नाम दे दिया? एटम. ऑलराइट, सो बच्चे, दिस इज हाउ द अर्लियर फिलोसफर्स वर्कड टुवर्ड डिस्क्राइबिंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. ठीक है, इज इट क्लियर? यहां तक सबको समझ आ गया? एकार्थ बचे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है. दे डू नॉट मीन द सेम, अलग अलग मीनिंग है. एटम जो है बच्चे एक स्मॉलेस्ट आप कह सकते हो बिल्डिंग ब्लॉक है. जैसे देखो, अगर आप कैल्शियम को देखो, कैल्शियम है आपके पास बहुत सारा. कैल्शियम को अगर आप फर्दर देखो, कैल्शियम इज मेड अप ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स. उन मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको एटम्स मिलेंगे. ओके, so atoms and molecules are separate. Atoms को हम define करते हैं, they are indivisible particles or building blocks of matter. Okay, they do not exist independently. Okay, इसके बारे में लिख ही लेते हैं. They do not exist independently. They do not
exist independently. इसका क्या मतलब है बच्चे? आपको नेचर में कभी भी एटम नहीं मिलेगा, आपको मॉलिक्यूल मिलते हैं. They do not exist independently. They do not exist independently. Okay? They do not exist independently. इसका क्या मतलब है कि अगर आप कभी नेचर में देखोगे तो आपको एटम नहीं मिलता. एटम फर्दर कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं? मॉलिक्यूल्स. और एटम की एक और सिग्निफिकेंस है. अगर बच्चे आपसे ये पूछा जाता है मैटर का कौन सा फॉर्म केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेता है, तो दैट इज एटम. Atom is the smallest particle of matter which takes part in chemical reactions. So atoms they will combine together to form molecules. Molecule की भी definition लिखी देते हैं. What are molecules? They are formed when actually ये थोड़ा सा बाद में आना था. All right. So they are formed when atoms combine with each other. Okay. So they are formed when atoms combine with each other. और बच्चे अगर आप कभी भी मॉलिक्यूल को देखो, आप अगर कभी भी मॉलिक्यूल को देखो तो मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा? मॉलिक्यूल के अंदर आपको एटम्स मिलेंगे. ऑलराइट. मॉलिक्यूल के अंदर आपको एटम्स मिलेंगे combined in fixed proportion by mass. Okay. So molecule, they are formed when atoms combine with each other. They can exist independently and they are made up of more than one atom. Okay. तो यहां अगर हम देखें, they exist independently and are formed of, and they are generally formed of, and they are generally formed of more than one atom. ठीक है. तो बच्चे मॉलिक्यूल के जनरली एक एटम्स होते हैं. इनके अलग अलग कैटेगरीज बन जाती हैं. मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स. फिर हमने इसका एक कॉन्सेप्ट और किया था इसके अंदर, एटॉमिसिटी. एटॉमिसिटी बताता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं. पर बच्चे यहाँ आपको एक एक्सेप्शन याद रखनी है. नोबल गैसेस जो होती हैं, नोबल गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन एटम. अब आप बोलोगे कि एक ही एटम है तो मॉलिक्यूल क्यों बोल रहे हैं, पर ऐसा ही है. इसके अंदर आपको कोई कोवलेंट बॉन्डिंग या और बॉन्डिंग नहीं दिखेगी. तो हम ये बोलते हैं कि जो नोबल गैसेस का मॉलिक्यूल है, इट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन एटम. एंड इट इज ट्रू ओनली फॉर नोबल गैसेस. जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है. इनके मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम होता है. दे आर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. ओके. तो एक्सेप्शन क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ नोबल गैसेस, क्योंकि ये इनर्ट गैसेस हैं, इनके मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम है. मॉलिक्यूल्स ऑफ नोबल गैसेस आर मोनोएटॉमिक. एटॉमिसिटी आज हमारा टॉपिक नहीं है, पर चलो एक्सेप्शन ही याद रख सकते हो. मॉलिक्यूल्स ऑफ नोबल गैसेस आर, या लिख सकते हो मॉलिक्यूल्स ऑफ नोबल गैसेस हैव ओनली वन एटम. पर बच्चे जनरली ऐसा नहीं होता. अगर आप मॉलिक्यूल्स देखोगे तो मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको एक से ज्यादा एटम दिखाई देंगे. ऑलराइट.
तो बच्चे ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन है कि एक ऐसे भी कुछ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें सिर्फ एक ही एटम है। कंपाउंड्स के साथ तो बच्चे ये पॉसिबल ही नहीं है, एलिमेंट्स के साथ ही पॉसिबल है कि मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। क्योंकि अगर आप कंपाउंड्स की बात करते हो तो कंपाउंड्स के अंदर तो बच्चे एक से ज्यादा आपको एटम मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो दैट इज समथिंग विच इज ओनली पॉसिबल इन अ एलिमेंट, इट इज नॉट पॉसिबल इन नोबल, इट इज पॉसिबल इन नोबल गैसेस, ठीक है ना, जहां आपको मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल मिल सकता है। हाँ जी रितन जी। गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर मेरा डाउट था कि सर लेकिन जब हम लोग एटम्स या फिर किसी चीज के नाम की बात करते हैं तो उसमें तो हम लोग मॉलिक्यूल्स नहीं लेते। मीन्स अगर सल्फर है तो हम लोग उसे ऐसे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सर अगर सल्फर लिखना हो तो हम लोग उसको एस लिखेंगे या फिर वो तो अगर बेटा केमिकल एल्यूमिनियम। सिंबल है ना, सल्फर का केमिकल सिंबल तो ऐसी है, पर जब आप उसका लिखोगे मॉलिक्यूल तो एसेट लिखोगे। लेकिन हम लोग एसिड तो लिखते नहीं है। किसने बोला एसेट नहीं लिखते? अगर मॉलिक्यूल लिखोगे तो एसेट नहीं लिखोगे। व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर? सर 8। तो आप बच्चे सिंबल और मॉलिक्यूल के बीच में कंफ्यूज हो रहे हो। अ सिंबल विल डिनोट टू थिंग्स, इट विल आइदर डिनोट अ एटम या वो उसका सिंबल है। जैसे अगर मैं सिंपली ऐसे लिख देता हूं, व्हाट डज दिस मीन? एस, it is denoting सर symbol and it is denoting one atom of sulfur। पर अगर आपको मॉलिक्यूल के बारे में बात करनी है आपको एसेट लिखना पड़ेगा, आप एस नहीं लिख सकते, दैट वुड बी रॉन्ग। ओके सर। एटॉमिसिटी जब आप लिखोगे तभी तो मॉलिक्यूल बनेगा ना, अगर एटॉमिसिटी नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिख दूं, व्हाट इज दिस डिनोटिंग? ये क्या डिनोट कर रहा है? सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है ये? सर हाइड्रोजन का एटम है। ये इसका एटम है और ये इसका सिंबल भी है। यस सर। अगर आप गैस की बात कर रहे हो तब आपको H2 लिखना पड़ेगा, मॉलिक्यूल। ओके। तो ये इसको मॉलिक्यूल ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो बच्चे हमारे ऊपर डिपेंडेंट है ना कि हम क्या पोर्ट्रे करना चाहते हैं। अगर आप सिंपली ये कह देते हो कि एक एलिमेंट होता है जो सल्फर है एंड उसका सिंबल क्या होता है? S, करेक्ट। अगर आप बोलते हो कि एलिमेंट है सल्फर, उसके अंदर एटम्स होते हैं सल्फर एटम्स, तो S लिख दिया। पर अगर कहोगे कि मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर है जिसमें बहुत सारे एटम होते हैं, ये एक से ज्यादा एटम होते हैं, तो उसको क्या लिखोगे आप? एसेट। ओके क्लियर? सर। ये तो हमारे यस पे सर। डिपेंडेंट है ना कि हम क्या बताना चाहते हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि एस लिख दिया तो ये तो मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा नहीं है, ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप मॉलिक्यूल लिखना चाहते हो तब आपको एसेट लिखना पड़ेगा। अगर आप एसेट लेके नहीं सॉल्व करते, जैसे मोल कॉन्सेप्ट में भी अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो आपको एसेट कंसीडर करना पड़ेगा। अगर एटॉमिक मास ले रहे हो तो सिर्फ एक सल्फर ले लो, ठीक है, ऐसे ही याद रखना है। ऑल राइट, तो बच्चे ये तो हमारे बेसिक पार्टिकल्स बन गए, ठीक है, ये हमारे बेसिक पार्टिकल्स बन गए। हाँ जी अभी सुचिता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर मेरा एक डाउट था कि सर जैसे आपने सर बताया था कि सर बहुत सारे एटम्स मिलके हमारे मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो सर जैसे हमारा हाइड्रोजन हो गया तो सर उसको बहुत सारे और एटम्स मिलके बना रहे हैं, तो सर जो उनके एटम्स है और सर हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल है सर दोनों में तो सर सेम मतलब दोनों का तो सर जो फंक्शन होगा सर सेम होगा, तो सर वहाँ पे इंडिपेंडेंटली क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब उसके एटम क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं? देखो बच्चे, दिस इज समथिंग दैट वी ऑब्जर्व इन नेचर, है ना। हमें कभी भी किसी एलिमेंट के एटम्स नहीं मिलते, ऐसा है ही नहीं। वो हमेशा हमें मॉलिक्यूल फॉर्म में मिलते हैं, कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, बॉन्डिंग होती है उनकी आपस में। और बॉन्डिंग क्यों होती है? बॉन्डिंग होती है उनको स्टेबिलिटी अटेन करनी होती है। स्टेबिलिटी कैसे वो अटेन करेंगे?
या तो उनके आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट बन जाए या ड्यूप्लेट बन जाए। एंड दिस इज समथिंग जो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब करेंगे ना, वैलेंसी का कॉन्सेप्ट आएगा उसमें, उससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखते हैं, तो उससे हमें ये बात समझ आती है कि एटम अकेला जो होता है वो अनस्टेबल क्यों है, उसकी टेंडेंसी होती है बॉन्डिंग करने की। ठीक है, तो ओके अगर सर। आप ये बोलो कि जी हमें एटम क्यों नहीं मिल रहा अकेला, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि इनर्ट गैसेस जो हैं उनके अंदर ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उनके अंदर रिएक्टिविटी बहुत कम है, उनके अंदर पॉसिबल है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके। हाँ जी रितन जी। सर मेरा एक और डाउट था कि सर जब हम लोग किसी एटम को रिएक्ट करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि वो कौन कौन से केमिकल रिएक्ट हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन एक गैस होता है और ऑक्सीजन भी एक गैस होता है, लेकिन हमें तो दिखता नहीं कि वो हाइड्रोजन है। और अगर हम लोग वाटर में देखें तो वाटर तो ट्रांसपेरेंट होता है। अगर एटम्स दिखते ही नहीं है तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर हाइड्रोजन के ही एटम है और ऑक्सीजन के ही एटम है। देखो रितन जी, हमने ना मासेस डिटरमिन लगा, मासेस डिटरमिन किए ना, एटॉमिक नंबर्स डिटरमिन किए। और आप यही चीज को जरा ध्यान से सोचो कि मुझे हाइड्रोजन गैस तो दिखती नहीं, मुझे CO2 गैस तो दिखती नहीं, मेरे को ये वाली गैस नहीं दिख रही, तो हमने उन्हें आइडेंटिफाई कैसे किया? दिस इज दी हार्ड वर्क ऑफ केमिस्ट। यस सर। उन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, समझ गए? हाइड्रोजन गैस को अगर आप देख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, कलरलेस है, तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस है? कैसे करते हैं बताओ? सर उसका नहीं कोई पता। टेस्ट है? नो सर। नहीं है बच्चे, उसका टेस्ट सर है। मुझे तो नहीं। हाइड्रोजन गैस को आप बर्न करोगे, इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड। यस सर। ये उसकी लेकिन हमें प्रॉपर्टी पॉप साउंड कैसे पता चलता है है? ना? क्या? सर हमें पॉप साउंड कैसे पता चलता है कि मीन्स अगर पॉप साउंड करेगा तो उसमें हाइड्रोजन ही होगा? तो बच्चे यही तो मैं आपको कह रहा हूं। आपको क्या लगता है आज हमें 118 एलिमेंट पता है, तो स्टार्टिंग से 118 एलिमेंट पता थे? नो What सर। do you think? तो we started off with 12 elements, 13 elements, 32 elements and so on. तो बच्चे इनिशियली धीरे धीरे स्टार्टिंग हुई है ना, यस सर। तो हमने धीरे धीरे उनको आइडेंटिफाई करना शुरू किया है बाय देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। ग्रेजुअली वी रियलाइज्ड कि वो आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। फिर हमने उनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करनी शुरू करी। समझ गए? मैं आपको ना एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। +1 में ना प्रैक्टिकल्स होते हैं केमिस्ट्री में, उसमें क्या करते हैं, 2 अननोन सॉल्ट लेते हैं, उन्हें मिक्स कर देते हैं। जैसे स्टूडेंट हो, आपको 2 सॉल्ट मिक्स करके दे देंगे और आपको बोलेंगे आइडेंटिफाई करो इनमें कौन से सॉल्ट है। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे बताओ? आपको तो पता ही नहीं है, आप बोलोगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना? कैसे करेंगे? यस सर। कैसे करेंगे बताओ? ये प्रैक्टिकल होता है +1 +2 में केमिस्ट्री में। कैसे करेंगे? उनके लिए बच्चे सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, टेस्ट होते हैं। एक एक स्टेप के बाद आप एलिमिनेट करते जाओगे कि ये एलिमेंट नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते। और आप अगर सब कुछ सही करोगे, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे इसमें कौन से सॉल्ट है, कौन सा इसमें मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, या कौन सा कटायन है, कौन सा एनायन है। और ये प्रैक्टिकल होता है। हाउ इज दैट पॉसिबल? क्योंकि सीरीज वाइज धीरे धीरे टेस्टिंग कर करके हमने उनकी प्रॉपर्टीज को एस्टेब्लिश किया। और बाकी जहां तक रही उनकी मास की बात या नंबर की बात, फिर वो तो जैसे बच्चे ग्रेजुअली हम आगे स्टडीज करते गए, जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम डेवलप हुआ उसमें हमने डिसाइड किया कि प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट्स हुए। दिस इज हाउ ग्रेजुअली वी रियलाइज्ड कि अलग अलग एलिमेंट्स हैं। क्लियर? यस सर। जैसे अगर वाटर है, ये तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि पहले वाले साइंटिस्ट को कैसे पता लगा कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है? बेटा उसको नहीं पता था कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। उसके लिए वाटर क्या था? एक मैटर का फॉर्म था। उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करनी शुरू करी। ठीक है, तो दे रियलाइज कि वाटर को तो अगर मुझे, क्या मैं इसको कॉन्स्टिट्यूएंट किसी चीज से तोड़ सकता हूं? तो ग्रेजुअली उन्होंने रियलाइजेशन हुई इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं।
तो जब उन्होंने उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की, दे रियलाइज कि इसमें गैस बन रही है, फिर उनको अलग अलग करा, फिर उनकी टेस्टिंग करी, तब जाके एक गैस मिली हाइड्रोजन जो पॉप साउंड से बर्न हो रही है, एक ऐसी दूसरी गैस बन रही है जिसमें पॉप साउंड नहीं आती। ऐसे आइडेंटिफिकेशन हुई है अलग अलग गैसेस की, अलग अलग एलिमेंट्स की। ओके सर। ठीक यस है, सर। इट हैज बीन अ वेरी टीडियस प्रोसेस। ये ऐसे नहीं हुआ कि मतलब एक मैजिक हुआ और सारे एलिमेंट्स पता चल गए। इट इज वेरी हार्ड वर्क, एंड दिस इज द रीजन वी शुड अप्रिशिएट, कि सोचो कि कैसे हार्ड वर्क किया होगा। आज तो हमें सब कुछ पका पकाया मिल जाता है, बुक्स में मिल गया, पढ़ रहे हैं, इंजॉय। इट इज शेयर हार्ड वर्क। ठीक है, आज आप न्यूटन के लॉ पढ़ लेते हो, है ना। हम यस बोलते हैं सर। कि पेड़ के नीचे बैठा था, पता नहीं वो भी सही है कि नहीं है। इट इज शेयर हार्ड वर्क। कितना हार्ड वर्क है सोचो। दे हैव डिवोटेड देयर एंटायर लाइव्स फॉर स्टडिंग वन थिंग। एक चीज दो चीज को पढ़ने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, तब जाके आज वो हमें रिजल्ट मिले। ठीक है बच्चे, यस ओके सर। टेस्टिंग से ही हुआ है, टेस्टिंग से डिस्कवर की है कि इसमें ये एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टीज उससे नहीं मिल रही, फिर हमने डिसाइड किया कि इसके अंदर प्योरिटी है कि नहीं। ग्रेजुअली सब कुछ डेवलप हुआ। ठीक है, यस सर। और नाम तो हम नहीं दिया होगा उसको, अलग अलग अगर नाम होंगे तो तो। हमने ही दी है बेटा, नाम तो हमने ही दिए। इसके लिए बच्चे एक पूरी सोसाइटी है, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, वो डिसाइड करते हैं सारे कन्वेंशंस। ठीक है ना। ओके सर। चलो, ओके। अब बच्चे आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आज हमें इतना कुछ पता है केमिकल रिएक्शंस के बारे में, उसकी उसकी फाउंडेशन कहाँ आई। देखो, जो मैं तंजे को बता रहा था, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 18th सेंचुरी, बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। तो जो आज हमारे पास साइंस इतनी अच्छी है, वो 200-250 साल की मेहनत है। ये देखो, एंड ऑफ 18th सेंचुरी साइंस ने रिकॉग्नाइज किया द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, and they naturally became interested in finding out how and why it's combined and what happens when they combine. जब बच्चे एक बार ये रियलाइजेशन हो गई कि एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं, तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उनके दिमाग में आया, बीच में डिफरेंस क्या है और वो कंबाइन कैसे होते हैं, तोड़ कैसे सकते हैं, बनते कैसे हैं। दिस इज हाउ एक्सपेरिमेंटेशन बिगैन। तो इसमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ने जो है केमिस्ट्री की फाउंडेशन रखी है, और इसमें दो इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो हमें आप इस क्लास में पढ़ने हैं। फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ओके, एंड दिस लॉ वाज गिवन बाय लेवोसियर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास किस किया था, लेवोसियर ने। ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। और ये लॉ क्या कहता है, मैं पहले इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऑलराइट, ये लॉ किसने दिया था, दिस लॉ वाज गिवन बाय लेवोसियर। ऑलराइट, अब बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम किसके अंदर देखते हैं, वी सी इट इन फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में नहीं देखोगे आप इसको, इसको केमिकल रिएक्शंस में देखते हो आप, और वहीं इसकी इंपॉर्टेंस है। whenever reactants combine with each other they will form new products, और मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा किसके इक्वल होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, in a chemical reaction, mass of reactants is always equal to mass of products.
In a chemical reaction, mass of reactants is always equal to mass of products, or you can say matter is always conserved. Okay, it is neither created nor destroyed. तो बच्चे इसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, क्योंकि बच्चे जब नेक्स्ट ईयर आप क्लास 10th में केमिकल इक्वेशंस पढ़ोगे, फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसके अंदर हम जब भी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे उसको बैलेंस करेंगे, और बैलेंस किस बेसिस पे करते हैं? इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. व्हाई आर वी बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस? क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करना है? होल्ड करना है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. अब बच्चे इसको प्रूफ कैसे करेंगे? अगेन अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी, बहुत इजीली कर सकते हैं इसको प्रूफ लैब में. आपको क्या करना है? यू हैव टू टेक अ ग्लास कॉनिकल फ्लास्क. इसमें आप एक इग्निशन ट्यूब लोगे, उसमें एक सोल्यूशन एक्स केमिकल भर दो, एक कॉनिकल फ्लास्क में भर दो, ऊपर से इसको बंद कर दो, ऊपर से इसको बंद कर दो. और बच्चे इस पूरे सेटअप का आप क्या करोगे? मास नोट करोगे. अब ऑब्वियसली बच्चे जब आप इस पूरे सेटअप का मास नोट करोगे तो आपके पास एक टोटल मास आ जाएगा, क्योंकि बच्चे देखो बीकर, टेस्ट ट्यूब, कॉर्क, इनका तो अपना फिक्स मास है, ये अपरेटस है. वंस दिस मास इज नोटेड, आप क्या करोगे? इसको टिल्ट करके इसका केमिकल जो इसके अंदर है उसका रिएक्शन करोगे. एंड वंस दिस केमिकल रिएक्शन अकर्स, जब ये केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? फिर क्या होगा? What you will observe, जो इनिशियल मास है रिएक्टेंट्स का, the initial mass of reactants, it would be equal to mass of products. mass of reactants किसके इक्वल होंगे? mass of products. ठीक है, तो this will prove law of conservation of mass. Very easy to understand. पर यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा हमें सिस्टम को क्लोज रखना है. क्लोज्ड का क्या मतलब? कि बाहर से अंदर कुछ ना है और अंदर से बाहर कुछ ना जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जहां गैस रिलीज होती है. तो अगर बच्चे आपने सिस्टम क्लोज नहीं रखा, गैस विल एस्केप, फिर आप इसको प्रूव नहीं कर पाओगे. ठीक है, हाँ जी रितन जी. सर मेरा एक डाउट है कि सर अगर हम लोग H2 और O2 को रिएक्ट करेंगे तो हमें H2O मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो कंपाउंड है वो पिछले हिस्से में कंबाइन होते हैं. तो अगर हम उसे बैलेंस करेंगे तो सर वो उसकी प्रॉपर्टी लॉस नहीं हो जाएगी? रितन जी ये कैसा डाउट है? बैलेंसिंग से क्यों उसकी प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी? कैन यू एक्सप्लेन? सर जैसे अगर हम लोग लें H2O नहीं, H2 plus O2 is equal to H2O, से ये तो पता है हम लोग को, लेकिन अगर हम लोग उसको 2H2O करेंगे तो उससे क्या होगा? उससे क्या हो जाएगा रितन जी? सर नथिंग. लेट्स से तुम्हारे पास साइकिल है, यस सर. कौन से ब्रांड की साइकिल है? सर हीरो. हीरो साइकिल है. ओके, क्या तुम्हारे किसी और फ्रेंड के पास सेम साइकिल है? नो सर. नहीं है? मींस अच्छा चलो, तुम्हारे किसी फ्रेंड के पास नहीं होगी, क्या किसी और पर्सन के पास बिल्कुल सेम तुम्हारी जैसी साइकिल हो सकती है? यस सर. हो सकती है ना? यस सर. तो बच्चे H2O, 1H2O, एक और H2O, इसको ऐसे लिख लिया 2H2O, तो फर्क क्या पड़ा? प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो गई? सर मींस हम लोग नंबर से बढ़ा सकते हैं मॉलिक्यूल. 100 का नोट है, मेरे पास 50-100 के नोट है तो 100 का नोट ही ना. फर्क क्या है? क्वांटिटी का फर्क है, तो प्रॉपर्टी कैसे फर्क होगी? ओके सर. अगर हम देखें, तुम्हारे पास हीरो साइकिल है,
तो कंपनी एक ही हीरो साइकिल थोड़ी बनाएगी, उस मॉडल के बहुत सारे साइकिल बनाएगी। अगर वो एक साथ खड़े हैं गोडाउन में, दे विल से वी हैव 50 साइकिल्स ऑफ दिस मॉडल, तो उससे क्या चेंज हुआ, उसकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज हुई, वो तो जो उसका फीचर उसके अंदर है वो सारी साइकिल्स होंगी। तो यहाँ मॉलिक्यूल्स का नंबर देख रहे हैं ना। प्रॉब्लम तब होगी अगर मैं ये कर दूं, अगर मैं ऐसे करूं ना, H2 प्लस O2 गिव्स मी वाटर। देखो बैलेंसिंग कितनी आसान है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 लगा दो। अब अच्छा ये केमिकल फॉर्मूला चेंज हो गया, अब प्रॉब्लम होगी, दिस इज नाउ नॉट वाटर, दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब प्रॉब्लम हो गई, आपने केमिकल फॉर्मूला थोड़ी चेंज किया, आपने सिर्फ नंबर उसका बताया कि 2 नंबर हो गए इसके, 3 4 5 मॉलिक्यूल ऐसे। इज दिस क्लियर? आप केमिकल फॉर्मूला थोड़ी ऑल्टर कर रहे हो, आप तो उसका नंबर बढ़ा रहे हो बैलेंसिंग करने के लिए। ओके तो बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की जब हम बात करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या करता है, इधर रिएक्टेंट्स का मास और प्रोडक्ट्स का मास क्या रहता है, कंजर्व रहता है, इट इज कंजर्व्ड। पर यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, इट कैन बी प्रूव्ड ओनली इफ सिस्टम इज क्लोज्ड, इट कैन बी प्रूव्ड इन अ क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम का क्या मतलब है कि वंस द रिएक्शन हैज स्टार्टेड, आपको सिस्टम बंद करके रखना पड़ेगा। अगर क्योंकि उसमें कोई गैस बन रही है तो बाहर निकल गई, तो आप फिर मास इक्वल नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो इट हैज टू बी ओनली डन इन अ क्लोज सिस्टम। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो इसको क्वेश्चन अगर हम करना चाहें तो उसको करना बहुत आसान है। आई जस्ट गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। लेट्स से ऑलराइट, let's say 4 gram of hydrogen gas combines with let's say 32 gram of oxygen gas to form water. Okay, determine mass of water formed. अब अच्छा ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको मास ऑफ रिएक्टेंट्स को मास ऑफ प्रोडक्ट्स के इक्वल रखना है, उधर से आपको मास ऑफ वाटर पता चल जाएगा। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, देख के ही पता लग रहा है 4 ग्राम 32 ग्राम के साथ कंबाइन हो गया। ऑलराइट, सो 4 ग्राम प्लस 32 ग्राम, दिस इज मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू x, दिस इज मास ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि वाटर ही बनेगा, तो दैट मींस मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग है, तो मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड इज 36 ग्राम। Mass of water formed is equal to 36 gram. All right, this is how it is so easy, इतना आसान है, इसमें कोई मुश्किल ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। और ऐसा सा मिलता जुलता क्वेश्चन एक आपको एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ, आपको प्रूव करना है। कई बार क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स मास ऑफ प्रोडक्ट्स दोनों दिए होते हैं, आपको दोनों साइड टोटल करके उनको इक्वल दिखाना होता है, दैट्स इट, and this will prove law of conservation of mass. Chalo, let's move on to next law of definite proportion or law of fixed proportion. Law of definite proportion, okay, and this law was given by Proust. All right, हाँ जी अभी सुचिता।
सर जो आपने सर किया था सर उसमें बोलो। सर इसको जो प्रूफ करने के लिए सर हमने जो एग्जांपल लिया था, सो उसमें से हमने मास ऑफ रिएक्टेंट में से हमने टोटल मास को क्यों ऐड कर दिया था? बच्चे रिएक्टेंट्स का मास सर जो देखो हमने कितना बुक में कितना से दिया हुआ एग्जांपल है, लिया था, ये देखो सर जो बुक में से 4 ग्राम। एग्जांपल लिया था सर प्रूफ में करने जो के लिए। एग्जाम्पल दिए, यस just a सर। minute। ये क्वेश्चन नंबर 1 सर ये वाला नहीं अभी सर, सुचिता इसके इसके ऊपर वाला सर, सर इसके ऊपर वाला सर जो हमको दिया था प्रूफ करने के लिए ये वाला सर, जो अभी आपने समझाया था। जो मैंने लिखा है, यस सर यही वाला। हाँ जी। सर ये अभी वाला सुचिता आई एम नॉट एबल टू गेट यू व्हाट यू आर सेइंग। सर जो हमने अभी सर जो एग्जांपल लिया था सर प्रूफ करने के लिए, सर जो हमने सर एक कंटेनर में से हमने जो 2 सॉल्यूशन को रख दिए थे और सर हमने उसको अच्छा, वो वाला। ये एक्टिविटी ये, यस सर। हाँ जी। सर इसमें से हमने सब पूरे मास को, सर हमने मास ऑफ सर पूरे मास को हमने ऐड कर दिया। सर हमको तो दोनों सॉल्यूशन के मास को ऐड करना चाहिए था। तो अभी सुचिता इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या ग्लास के अपरेटस का मास चेंज होगा? दैट इज अ कांस्टेंट। यस सर। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट मास निकालना चाहते हो तो बहुत इजी स्टेप है। पहले क्या करो, पहले एक खाली कॉनिकल फ्लास्क लो, उसका मास निकाल लो। उसके बाद क्या करो, उसमें आप डालो सोल्यूशन वाई। सोल्यूशन वाई डाल दिया, जो उसका जो टोटल मास आएगा उसको ग्लास के फ्लास्क के उससे माइनस कर दो, सोल्यूशन वाई का मास आ जाएगा। फिर उसके बाद इसमें खाली ट्यूब रखो, उसका मास लो, फिर खाली ट्यूब का मास पता लग जाएगा। उसके बाद उसमें सोल्यूशन एक्स डालो, उसको टोटल से माइनस कर लो, फिर कॉर्क लगाओ, उसका मास ले लो। बच्चे वैसे भी कर सकते हैं, पर समझने वाली बात यह है कि ग्लास ट्यूब और कॉनिकल फ्लास्क और कॉर्क, क्या इनका मास चेंज होगा कि सेम ही रहेगा? सर सेम ही रहेगा। हाउ डज देन दैट मैटर्स? पूरे सिस्टम का मास तो सेम ही है। चलो ओके सर। अभी सुचिता तुम्हें भी मैं कोई एग्जांपल देता हूं जो मैंने रितंजय को एग्जांपल दिया था। आपके पास एक कार है, ठीक है, कार का मास है 500 kg। ऑल राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स से यू एंड योर फ्रेंड, वो कार में आप दोनों बैठे, तो आप दोनों का टोटल मास 75 kg है। ऑल राइट, तो कितना हो गया टोटल बताइए? 575, करेक्ट? यस सर। व्हाट इज कांस्टेंट इन दिस? 500 kg। वो तो कांस्टेंट ही है ना, गाड़ी का मास थोड़ी चेंज होगा। नो ऐसे ही सर। कुछ मैं ये मान के चल रहा हूं कि कॉनिकल फ्लास्क और इग्निशन ट्यूब और कॉर्क, इनका मास तो कांस्टेंट ही है, तो वो तो ना केमिकल चेंज में वो पार्ट भी नहीं ले रहे कुछ भी। तो जो आप सेटअप लोगे उसमें आपने सॉल्यूशंस डाल दिए, जो पूरा सिस्टम का मास आ रहा है उसमें ग्लास अपरेटस का मास तो कांस्टेंट ही है। यस सर। वंस द रिएक्शन हैपेंस, उसके बाद भी वो मास सेम आ रहा है। तो बच्चे आप तो यही लॉजिक लगाओगे ना कि कॉर्क, इग्निशन ट्यूब, कॉनिकल फ्लास्क, इनमें तो कोई केमिकल चेंज हुआ नहीं, तो केमिकल चेंज किसके अंदर हुआ है? जो केमिकल्स आपस में रिएक्ट हुए हैं, और उनका मास और ग्लास अपरेटस का मास जो पहले था वो बाद में भी आया, तो वो जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होगा। यस सर। बस ये लॉजिक लगाना है। अगर अलग अलग निकालना चाहते हो तो वो भी हो सकता है, पहले ग्लास का फ्लास्क रख लो, फिर ग्लास ट्यूब रख लो, फिर उसमें सोल्यूशन डाल लो, वो भी हो सकता है। आप बिल्कुल एग्जैक्ट मास भी लिख सकते हो कि सोल्यूशन एक्स का इतना मास है, सोल्यूशन वाई का इतना मास है,
उनको हमने टोटल कर लिया, ये मास ऑफ रिएक्टेंट्स बन गया। फिर रिएक्शन हो गया तो फिर वो ग्लास अपरेटस का मास माइनस कर दो, फिर वही प्रोडक्ट्स का मास बन जाएगा। ओके सर। क्लियर? यस सर। ठीक है बेटा, कंफ्यूज मत हुआ करो। पता चीजें, मैं शायद ये हमेशा अपनी क्लासेस में बोलता हूँ, चीजों को ना ओवर एनालाइज मत किया करो। थिंग्स आर वेरी सिंपल। कुछ चीजें बहुत सिंपल होती हैं, अगर हम उन्हें ओवर एनालाइज करके उनके बारे में सोचने लगते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो क्लैरिटी होती है ना वो खत्म हो जाती है। एंड दिस इज व्हाट मेक्स साइंस वेरी बोरिंग। अब तुम बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हैं, साइंस के टीचर और क्या बोल रहे हैं। और बच्चों का ये परसेप्शन होता है कि साइंस बहुत बोरिंग है, पढ़ना बहुत पड़ता है। आई एग्री, पढ़ना बहुत पड़ता है, पर चीजें सिंपल होती हैं। अगर हम इन्हें ओवर एनालाइज करेंगे ना कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, आई एग्री साइंस में ये भी पूछना है, पर अगर हम ओवर एनालाइज करने लग जाएं चीजों को, देन इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स। हो सकता है जब मैं सीधा बोल दिया सिस्टम ऐसे तो शायद आपको तब वो बात नहीं समझ आई, पर अगर आप उसको बाद में समझते कि ऐसा क्यों हुआ है तो फिर आपको समझ आ जाएगी बात। ओवर एनालाइज मत किया करो चीज, ठीक है? ओके सर। ओके, आई होप अब आपको समझ आ गई होगी ये बात। ये तो चीज आप बाद में भी पढ़ते तो आपको समझ आ जाती, राइट? चलो ठीक है। ओके, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। दिस इज द बेसिस फॉर फॉर्मिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज। ये एक बेसिस है। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ब्राउस ने दिया था, एंड व्हाट ही सेड, इन एनी केमिकल कंपाउंड, in any chemical compound, or you can say in any chemical substance, ऐसे लिख लेते हैं, in any chemical substance। okay, let me see कि ये definition अब सही हो जाएगी गलत, chemical substance का रहा हूं मैं। okay, in any chemical substance the elements always combine in fixed proportion by mass। okay, in any chemical substance the elements always combine in fixed proportion by mass। all right, हमने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट तो नहीं किया है, पर रिलेटिव एटॉमिक मास और वो कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं। तो अगर आप कभी भी ध्यान से देखो किसी भी कंपाउंड के अंदर, उसका जो प्रोपोर्शन होता है वो कांस्टेंट होता है। आई विल जस्ट टेक अ सिंपल एग्जांपल, लेट्स से वाटर ले रहे हैं हम, H2O। हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है, 1U। ऑक्सीजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है 16U है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, अब बचे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इनका रेशियो देखिए। हाइड्रोजन में 2 एटम्स, तो एक हाइड्रोजन 1U, तो कितना होगा 2U। रेशियो ऑक्सीजन का 16U, एक ही एटम है 16U। व्हाट इज द रेशियो, 1:8, एंड इट इज फिक्स्ड। ये प्रोपोर्शन फिक्स है। आप वाटर कहीं से भी लेके आओ, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसी तरीके से कंबाइन होंगे। रेशियो क्या होगा मास का, 1:8। सिमिलरली लेट्स पिक अप CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन इज 12U, ऑक्सीजन इज 16U। ऑलराइट, अब बच्चे इसको देखो, एक कार्बन एटम है 12U, रेशियो 2 ऑक्सीजन एटम है, एक का 16 है, तो 12:32U। तो अगर आप इसको देखो converted into simpler forms, 3:8। so this proportion again is fixed। ये proportion भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। alright, so this is something which is very interesting। जब पाउंड बनेंगे तो उसमें एलिमेंट्स हमेशा प्रोपोर्शन बाय मास होंगे। ऑलराइट, चलो लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, देखते हैं आप इसको कर पाते हो कि नहीं। लेट्स टेक दिस एग्जांपल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स मी वाटर। इसको बैलेंस करना है 2H2O 2H2। ऑलराइट,
ओके यहां आपको मैं इनका मास, रिलेटिव एटॉमिक मास भी दे देता हूं। हाइड्रोजन इज 1U, ऑक्सीजन इज 16U। ऑल राइट, ओके। तो लेट्स से कैलकुलेट mass of water formed if 50 gram of hydrogen, sorry, if let's say 10 gram of hydrogen is chemically combined with, let's say 50 gram of oxygen। देखते हैं आप ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। ओके जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा बढ़ा देता हूं इसको। 10 4 ऑलराइट, लेट मी जस्ट इंक्रीज अ बिट, लेट्स से 100 ग्राम, तब आपको थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करना। ऐसा क्वेश्चन शायद आपने ना किया हो, देखते हैं कैसे करते हो। कैलकुलेट मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड इफ 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज केमिकली कंबाइंड विद 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आपके पास 10 ग्राम हाइड्रोजन है, उसको केमिकली कंबाइन कर दिया मैंने 100 ग्राम के साथ, तो मुझे कितना वाटर मिलेगा? लेट्स सी, गिव मी द आंसर। रितंजय ने पहले 60 ग्राम लिख दिया था, तो आई थिंक 50 + 10 कर दिया था। ओके, रितंजय अब बोल रहा है 110 ग्राम। ओके, Ritanjay has given the answer as 110 grams. Do you think it is correct? 10 ग्राम हाइड्रोजन और 100 ग्राम ऑक्सीजन मिलाएंगे तो 110 ग्राम पानी मिल जाएगा, 80 ग्राम मिलेगा। ऑल राइट, एक अर्थ बोल रहा है 80 ग्राम। लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस। बच्चे यहां देखिए ध्यान से, 2 × 2, 4 ग्राम हाइड्रोजन reacts with 32 gram oxygen to give me 36 gram of water। ध्यान से देखिएगा, बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से लिख रहा हूं मैं। 4 ग्राम हाइड्रोजन reacts with 32 gram oxygen to give me 36 gram of water। Is this clear? एक बार ये बताओ, ये चीज क्लियर है सबको, समझ आ गई मैंने जो ऊपर लिखा है अभी? ऑल राइट, तो बच्चे यहाँ एक बहुत सिंपल लॉजिक है, यहाँ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी देखना है। 4 ग्राम हाइड्रोजन को 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, 4 ग्राम हाइड्रोजन को 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तब जाके 36 ग्राम वाटर बना है। अब आपके पास हाइड्रोजन कितनी है? 10 ग्राम। हाइड्रोजन कितनी है आपके पास? 10 ग्राम। ऑक्सीजन कितना है? 100 ग्राम। तो अगर बच्चे मैं ये रेशियो देखूं, 4 को चाहिए 32, 4 ग्राम ऑक्सीजन को चाहिए 32, तो बच्चे 10 को कितना चाहिए होगा? x। इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो 4/10 इज इक्वल टू 32/x। इसको कैलकुलेट करके देखो, 32 × 10/4 8, x इज इक्वल टू 80 ग्राम्स। चेक करिए एक बार, 4 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्स 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर आपके पास 10 ग्राम है तो उसको कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी? इट रिक्वायर्स ओनली 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ऑलराइट, पर मेरे पास कितनी ऑक्सीजन है? 100 ग्राम। मेरे पास कितनी ऑक्सीजन है? 100 ग्राम। तो बचे 20 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो रह जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन तो है ही नहीं जितनी चाहिए,
ऑक्सीजन ज्यादा है, सरप्लस है, तो बच्चे आपने क्या किया, आपने तो 100 + 10 को ऐड कर दिया सीधा। ऐसा थोड़ी होता है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी देखो ना, कि उतनी तो मिनिमम चाहिए ना। अगर आपके पास 100 ग्राम ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन भी तो ज्यादा चाहिए होगी कंबाइन करने के लिए। ये थोड़ी करेंगे कि उनको ऐड कर देंगे सीधा, ऐसा थोड़ी होता है। So your 10 gram hydrogen can only react with 80 gram. तो once they combine, जब वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो 10 + 80 यानी कितने बन जाएगी अब 90 ग्राम वाटर। टोटल वाटर कितना बनेगा 90 ग्राम। इस तरीके से देखना है। तो यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी लग गया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी लग गया। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। हमने ये देखा कि बैलेंस्ड इक्वेशन के हिसाब से 4 ग्राम को कितनी ऑक्सीजन चाहिए। ये थोड़ी कि दोनों को टोटल करके सीधा आंसर निकाल देंगे। ये भी तो देखना है कि उसको रिएक्ट करने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन है कि नहीं है। हाँ जी रितंजय। सर लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम लोग जितना डालेंगे सर हमें तो उतनी मास मिलना चाहिए। बेटा तुम लॉ को सिर्फ पढ़ रहे हो, तुमने लॉ को समझा ही नहीं है। इज इट फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, किसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड करता है? सर केमिकल। मैं वही तो कह रहा हूं, तुमने सिर्फ लॉ पढ़ा है, तुमने लॉ को समझा नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिजिकली मिक्स करने से थोड़ी होगा, उन्हें केमिकली भी तो कंबाइन करना है ना। और वो केमिकली कंबाइन किस प्रोपोर्शन में होंगे, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। यस सर। और अगर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन लग रहा है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कब तक होल्ड करेगा, जब आप इक्वेशन को बैलेंस करोगे। अगर इक्वेशन बैलेंस ही नहीं है तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास खत्म। यस सर। तो कोई भी लॉ एक वॉइड में नहीं काम करता, वैक्यूम में नहीं काम करता कि इधर सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास चलेगा, मैं सीधा सीधा ऐड कर दूंगा, उधर सिर्फ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन चलेगा, उसको उधर करूंगा। समझ आ गई बात? यस सर। तो और अगर हम सर, ये कहें कि 10 और 100 ऐड कर दिया मैंने 110 हो गया, ऐसा थोड़ी होगा। फिर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का क्या होगा सर, जो 20 ग्राम रह ऑक्सीजन गई, बच गया? वो रहेगी, छूट गई, खत्म। तो सर वो भी तो वेट में आ जाएगा ना? वो कैसे वेट में आ जाएगी? हम तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स और मास ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे ना, जो रह गया छूट गया। सर वो तो जैसे सर उसमें हम लोगों ने पैक जगह में रखा था कि ऑक्सीजन उड़ना ना, कोई चीज उड़ ना जाए, गैस में है तो सर ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा आ गया वो तो उसी के अंदर ही रहेगा। रितंजय, यू आर ट्राइंग टू प्रूव योरसेल्फ राइट नाउ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसके अंदर वर्क करता है? पहला आंसर दो। सर कंपाउंड में, कंपाउंड केमिकल में, रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन होगा, राइट। यस अब सर। केमिकल रिएक्शन किसका हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, राइट। जो बच गया उसको कैसे तुम केमिकल रिएक्शन में डाल रहे हो, वो तो रिएक्ट ही नहीं हुआ। लेकिन सर उसका तो मास है ना सर। तो फिर बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बदल दो। सर बदलने में तो 110 आएगा। हाँ, यही चीज मैं अभी सुचिता को समझा रहा था कि अगर हम ग्लास अपरेटस देख रहे हैं तो वो तो अलग ही है ना। आपको देखना है कि कौन सी चीज रिएक्ट हुई है, कितना वॉल्यूम, क्या मास किसका रिएक्ट हुआ है। अब तुम बोलोगे जी मेरे पास 10 ग्राम ऑक्सीजन है और 1000 ग्राम मैंने हाइड्रोजन डाल दी, वो तो रिएक्ट ही नहीं होगा, उसमें से कितना सारा मास तो छूट गया। तो उसको थोड़ी ना लेके हम मास ऑफ उसमें डाल के उसको प्रूव करने लग जाएंगे। ओके सर। आपकी जो ओके सर। एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन है या जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बच जाएगी उसको थोड़ी ना मास ऑफ रिएक्टेंट्स में डालेंगे। तो सर उसे हटाएंगे कैसे? अरे भाई तूने हटाना क्यों है, पहले ये तो बता, हटा के करेगा क्या? अभी तो तूने निकाल लिया ना कि क्या बच गया। यस सर।
ओके सर। अच्छा पहले एक चीज बताओ, विच लॉ यू वांट टू बिलीव? यू वांट टू बिलीव इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन? एक लॉ पिक कर लो, पहले एक लॉ पिक करो। सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पिक करना है, वेरी गुड। चलो इक्वेशन बैलेंस करो, हो गई बैलेंस? नो सर। ऊपर देखो, बैलेंस हो गई? नो सर। अरे भाई ये वाली इक्वेशन ये बैलेंस सर नहीं ये है, वाली तो सर प्रूफ हो ही जाएगी। वो 2:2। हो जाएगी नहीं, ये करी है। यस सर। अगर मैं इसको ये कर दूं ना तो ये देख ये होगा, लिखना जरा आप। सर ये तो डेफिनेट प्रोपोर्शन है, उसके बाद फिर बैलेंस होगा। उसके बाद भी बैलेंस होगा। नो सर उसके बाद बैलेंस करेंगे हम। देखो क्या हो गया रितन जी, क्या हुआ? सर करेक्ट आंसर नहीं आया। बैलेंस नहीं हुई? नो सर। लो, अब तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास खत्म हो गया। यस सर। अब इधर करो बैलेंस, अब होगा, यहां करो, अब होगा, समझ गए? यस सर। अब बैलेंस हुई, अब तुम देख रहे हो कि किस प्रोपोर्शन में कंबाइन हुई। सर डेफिनेट प्रोपोर्शन। लो, अब प्रॉब्लम होगी ना, तुमने तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही पिक किया था। ओके सर। ठीक है, यस सर। चलो एक और घटिया सा एग्जांपल देता हूं बिफोर आई एंड दी सेशन टुडे। लेट्स से आपके घर पे गेस्ट आने हैं और आपकी मम्मी ने एक अप्रोक्सीमेशन की कि एक गेस्ट को 4 रोटी खानी है, तो 10 गेस्ट आ रहे हैं, आपके मदर कितनी रोटी बनाएंगे? एक गेस्ट ने 4 रोटी खानी है, 10 गेस्ट ने आना है, कितनी रोटी बनेगी घर पे बताओ जल्दी से? 40। वेरी गुड, वैदेही का बहुत जल्दी आंसर आया। अब लेट्स से 10 की जगह सिर्फ 8 आए, 10 की जगह सिर्फ 8 आए, तो कितनी रोटियां बच गई? घटिया सा एग्जाम्पल है पर समझ आ जाना चाहिए। 8। क्यों? वो 40 क्यों नहीं खा गए? क्योंकि एक गेस्ट की कैपेसिटी कितनी थी, कितनी रोटी खा सकता है? 4। तो अगर 10 में से 8 गेस्ट ही आए तो वो तो 32 ही खा पाएगा ना, 8 तो बच गई। इज दिस क्लियर? अब बात समझ आ गई? कई बार कहते हैं बहुत यूजलेस सा ही एग्जांपल देना पड़ता है फिर बात समझ आती है। इज दिस क्लियर? बेटा जितनी कैपेसिटी है उतना ही होगा ना, अब ये थोड़ी कि मतलब जबरदस्ती कि अगर 10 पर्सन आके 4 खाएंगे तब 40 रोटी है, अगर 8 गेस्ट आएंगे 7 गेस्ट आएंगे तो वो थोड़ी खा लेंगे, तो बच जाएगी। ये तो हम देखते हैं, डेली ऑब्जर्वेशन है हमारी। चलो ठीक है, ऑल राइट, आई एम गोइंग टू एंड दी सेशन हियर। यही मैं सेशन एंड कर रहा हूं, प्लीज गो थ्रू, प्लीज रिवाइज।